नमस्कार दोस्तों, ब्लडी सत्य के आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही ज्यादा खौफनाक से अनोखे एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने एक ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी लेकर आ गया हूं ना, जिसे सुनकर आप लोग कांप से उठेंगे। दरअसल ये घटना आज से 4 साल पहले आसाम के डिब्रूगढ़ शहर में रहने वाले एक परिवार के साथ घटी थी। भाई ये घटना इस परिवार की एक लड़की की वजह से, रिया की वजह से घटी थी। आप लोग कंफ्यूज होंगे, आपको डिटेल में सब कुछ समझाता हूँ। डिब्रूगढ़ शहर में यह परिवार बहुत ही आराम से, बहुत ही अच्छे से अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। इस परिवार में कितने लोग थे ये पहले आप लोगों को बता दूं। रिया थी, रिया के मम्मी पापा थे, रिया की भैया भाभी थी और 2 साल का उसका एक भतीजा था। इस परिवार में हर एक सदस्य महादेव का बहुत बड़ा भक्त था और जैसे जैसे रिया बड़ी हो रही थी वो हमेशा अपने घर वालों से भगवानों की कहानियां, कथाएं सुन सुनकर ये बड़ी हो रही थी। वो भी अपने मन में सच्ची आस्था हमेशा रखती थी भगवानों के लिए। पूरी तरीके से इस घर का हर एक सदस्य आस्तिक था। इनको यकीन था कि हमारे साथ कभी बुरा कुछ नहीं हो सकता क्योंकि हमारे साथ महादेव है। रिया जब कभी भी महाभारत की कहानियां सुनती थी तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती थी। उसको अच्छा लगता था ये सुनकर कि किस प्रकार से बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत हुई थी। खैर एक दिन की बात है भाई, 4 साल पहले यानी 2019 में यह घटना घटी थी। जून का महीना था। इनके परिवार में इनको एक शादी में जाने का न्योता मिला। सब लोग बहुत ज्यादा खुश हो गए। ये शादी रिया की मौसी की थी। रिया की मौसी डिब्रूगढ़ से थोड़ी दूरी पर रहती थी, शिवसागर नाम की जगह है। अभी पूरा का पूरा परिवार डिसाइड करता है कि शादी से 2 दिन पहले वहां पर पहुंचेंगे। रिया बहुत खुश हुई, घर वाले लोग भी बहुत खुश हुए कि बहुत टाइम बाद रिश्तेदारों से मिलने को मिलेगा और रिया के कजिन्स भी वहां पर आए हुए हैं तो इसको अच्छा लगता उनसे मिलकर। क्या होता है कि शादी से 2 दिन पहले वाली डेट आ जाती। आज शाम को 5 बजे इनकी बस डिब्रूगढ़ से शिवसागर के लिए निकलने वाली थी। ये लोग बस स्टेशन पहुंच जाते हैं, बढ़िया बस पकड़ते हैं, सीट मिल जाती, कोई तकलीफ नहीं थी। पीछे की सीट की तरफ रिया और उसका भतीजा बैठा हुआ था। 2 सीटर बस थी। भतीजा विंडो वाली साइड में और रिया इस तरफ। सामने वाली सीट में भैया भाभी और उनके सामने वाली सीट में मम्मी पापा। सब लोग बढ़िया से अपना ट्रैवल शुरू करने के लिए तैयार थे। महादेव का नाम लिए बस में निकल पड़े। बस निकलने के लगभग 40 मिनट बाद जोर से कुछ फटने की आवाज आती है। पता चला कि बस का टायर फट गया है। अरे अभी तो जर्नी स्टार्ट भी ठीक से नहीं हुई थी, ये क्या हो गया। सब लोग उतरे। कंडक्टर ने बोला सब लोग उतरो उतरो, बस का टायर फट गया है, चेंज करना पड़ेगा। सब लोग उतरे। बस का टायर चेंज होते होते काफी ज्यादा समय बीत गया। पता नहीं ऐसा क्या टकरा था भाई। अभी लगभग 5:45 का टाइम हुआ था जब ये टायर फटा था, लेकिन इतनी देर बाद मतलब 7:30 बजे के आसपास ये टायर चेंज हुआ। अब अंधेरा हो चला था। कंडक्टर ने इशारा किया कि चलिए चलिए बैठ जाइए, बस सुधर गई है। अब सब लोग एक एक करके बस की तरफ चढ़ने लगे। आखिर में इनका परिवार चढ़ने को लगा। फिर सबसे आखिरी में जब रिया और उसका भतीजा चढ़ रहा था तो रिया नोटिस करती है कि हमारे पीछे की तरफ एक बूढ़े अंकल भी चढ़ रहे हैं। ये अंकल बहुत ज्यादा बूढ़े समझ में आ रहे थे, लेकिन हाँ अच्छे खासे हाइटेड थे और सर में कंबल डाल के रखे थे। ब्लैक कलर का कंबल, व्हाइट कलर की धोती पहने हुए थे। ये लोग अंदर की तरफ बढ़ गए। अब जहां रिया बैठी हुई है, रिया की जस्ट वो जो बाजू वाली जो सीट होती है तो 2 सीटर, फिर ऐसी 2 सीटर ऐसी रहती है ना बस, तो रिया की जो उस तरफ वाली सीट है वहां पे वो अंकल जाकर बैठ गए हैं। बस चलना शुरू हुई। रिया ने ऐसा कुछ भी नोटिस नहीं की थी। लगभग 9 बजे के आसपास वो अंकल रिया के कंधे में टैप करते हैं। रिया को थोड़ा अजीब लगता है, कौन, क्या हुआ, बोलिए अंकल। तो अंकल रिया को कुछ नहीं कहते हैं, बल्कि साइड में जो बच्चा बैठा हुआ था रिया का भतीजा, उसकी तरफ एक चॉकलेट बढ़ा देते हैं। बोलते हैं लो खा लो। रिया बोलती नहीं नहीं अंकल हमें नहीं चाहिए। दरअसल रिया ने ये हमेशा से सुनी हुई थी कि ऐसे स्ट्रेंजर से कुछ लेना नहीं चाहिए ट्रैवल लेवल में। बोल देती है नहीं नहीं अंकल इसके दांत खराब हो जाएंगे, हमको नहीं चाहिए। वो एक वियर्ड से स्माइल करते हैं और अपना हाथ पीछे कर लेते हैं। अंकल का चेहरा पूरी तरीके से दिख नहीं रहा था। अंकल ने अपने आप को बहुत अच्छे से कवर करके रखे थे। थोड़ा थोड़ा बस इतना ही पार्ट दिख रहा था, बाकी सब कुछ कवर था उनके कंबल से। रिया बोलती है वैसे ये बहुत ज्यादा वियर्ड दिख रहे हैं, ऐसे तरीके से हमको घूर रहे हैं, और फिर मैंने चॉकलेट के लिए मना करी तो ऐसा क्यों देख रहे थे। नहीं चाहिए इनसे कुछ, नहीं करेंगे बात। ये अपने भतीजे से थोड़ी बात करने लगती है और बाहर की तरफ देखने लगती है। अब लगभग 9:30 बज जाते हैं। कंडक्टर आवाज लगाता है कि उतरिए उतरिए, ढाबा आ गया है, आधे पौन घंटे का समय है, जिसको जो जो खाना है खा लीजिए, इसके बाद फिर बस डायरेक्टली शिवसागर में ही रुकेगी। अब सब लोग उतरने लगते हैं। रिया नहीं उतरती, इसका परिवार नहीं उतरता है क्योंकि ये लोग घर से खाना लेके आए थे।
यहाँ पर रिया के परिवार वालों के अलावा पूरी की पूरी बस खाली हो गई थी। ये अंकल को भी उतरना चाहिए था ना खाना खाने के लिए, लेकिन ये अंकल उतरे नहीं। सिर्फ रिया और उसके भतीजे को ही घूर घूर कर देखे जा रहे थे। रिया को ये चीज़ बहुत ऑकवर्ड लगी और रिया ने सोची कि ये अंकल है ही ऐसे, छोड़ो। वो अपने भैया भाभी से सामने जो बैठे हुए थे उनसे बात करने लगी। फिर सभी लोगों ने मिलकर खाना खाए। सब मतलब अपनी अपनी सीट में थोड़ा थोड़ा खाना ले लिए। इन लोगों ने खाना खाया। ये अंकल नहीं उतरे, सब लोग खाना खाने के लिए उतरे थे। फिर थोड़ी देर बाद सब लोग ऊपर भी आ गए। अब लगभग रात के 11:45 बज चुके थे और बस फिर से अपने रास्ते में आगे बढ़ चली थी। अब बस को चलते हुए और 15-20 मिनट बीते ही थे कि इसके परिवार वालों को सबको नींद आ गई। बस में जितने लोग थे सारे लोग सो गए और बस की जो लाइट्स है अंदर वाली वो और भी ज्यादा डिम हो गई। अब ऐसा लग रहा था कि पूरे बस में केवल ड्राइवर, कंडक्टर और रिया ही जाग रहे थे। रिया को अजीब सी घबराहट लगी हुई थी क्योंकि ये अंकल जब से बस में चढ़े थे तब से रिया को और उसके भतीजे को घूर घूर कर देख रहे थे और ये चॉकलेट देने की कोशिश क्यों कर रहे थे, रिया को ये समझ में नहीं आया था। खैर लगभग और 5 से 7 मिनट बीते। रिया को हल्की सी एक झपकी आने ही वाली थी कि रिया के कंधे में एक और टैप आया। रिया घबरा के फिर से अंकल की तरफ देखी। अंकल बोलते हैं फिर से वो चॉकलेट जैसी कुछ चीज बढ़ाकर इसके भाई की तरफ, देखो अपने बेटे को ये दे दो, मेरी बात मानो, मुझसे घबराओ मत, उसे कुछ नहीं होगा, अगर वो ये खा लेगा तो सब ठीक हो जाएगा। रिया बोलती है अंकल 1 मिनट, इसको नहीं खाना है, इसको ये सारी चीजें खाना बिल्कुल पसंद नहीं है और आप हमें बार बार क्यों बोल रहे हैं कि खा लीजिए खा लीजिए। अंकल बोलते ठीक है तुमको खाना नहीं है मत खाओ, लेकिन एक काम करो ना, मुझे थोड़ा सा हल्दी और तेल दे दोगे, मुझे ना घाव लगे हुए हैं कुछ, उनको ठीक करना है। रिया बोलती है कि नहीं अंकल हमारे पास हल्दी तेल नहीं है। अंकल बोलते हैं कि देखो तुम्हारे बेटे के बैग में तो नहीं रखा हुआ है। रिया फिर से बोलती है कि अंकल 1 मिनट, आप 2-3 बार बोल दिए अपना बेटा, ये मेरा बेटा नहीं है, ये मेरे भैया का बेटा है, मेरा भतीजा है। भैया मेरे सामने ही बैठे हुए अंकल, आप बैठ जाइए, आप टेंशन मत लीजिए और हमारे पास कोई हल्दी तेल नहीं है। अंकल बैठे नहीं, उन्होंने अपने ऊपर का एक कंबल हटाए और यहाँ पे पूरा मानो सर फूटा हुआ था और बहुत ज्यादा खून आ रहा था। रिया ने देखकर घबरा गई और दूसरी तरफ मुंह कर ली। रिया ने सोची कि ये कोई पागल है। फिर बाहर की तरफ देखने लगे। अब रिया तो छोटी सी थी, क्लास 10th में पढ़ती थी। रिया बाहर देखने लगी। फिर थोड़ी देर बाद कंधे में टैप आया। अब रिया ने चिल्लाई क्या है अंकल। वो अंकल बोलते हैं कि देखो बेटा मैं तुमसे कह रहा हूं ना, भलाई के लिए खा लो। अब जोर से नहीं खाना है, नहीं खिलाना है हमें किसी को। अब जैसे इसने ये चिल्लाई तो इससे घर वाले उठ गए। घर वाले सारे लोग उठ गए भाई, सोए हुए थे। लेकिन हैरान होने वाली बात यह है कि घर वालों के अलावा किसी की भी नींद नहीं खुली थी। भैया ने बोले क्या हुआ रिया को देख के। रिया ने बोली देखिए ना ये अंकल कितनी देर से नाटक कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं। रिया अपने भैया को सारी बात बताती है कि देखिए ना ये अंकल ऐसा ऐसा नाटक कर रहे हैं। भैया अंकल को समझाने की कोशिश करते हैं लेकिन अंकल सिर्फ भैया को देखकर एक स्माइल दे रहे थे। अब वो कंबल वापस ओढ़ चुके थे और भैया ने उनका चोट का निशान ऐसा कुछ नहीं देखे थे। अब फिर से रिया भैया को बोलती है कि भैया 4-5 बार हो गए, अंकल बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं, अपन इस बस से उतर नहीं सकते क्या। हालांकि अभी शिवसागर आने में 3 से 4 घंटे बाकी थे, लेकिन रिया के मन में बहुत ज्यादा घबराहट हो गई थी कि ये अंकल करना क्या चाहते हैं। भैया ने बोले रुक, मैं कंडक्टर से बात करता हूँ। वो कंडक्टर की तरफ बढ़े। रिया के भैया और रिया के पापा दोनों कंडक्टर की तरफ बढ़े। कंडक्टर को बुला के लेके आए। वो अंकल अभी भी बैठे हुए थे कंबल ओढ़ के और कंडक्टर बोलने लगा कि क्यों भाई ऐसा क्यों कर रहे हो, क्यों बच्ची को परेशान कर रहे हो। अब वो अंकल कंडक्टर की तरफ देख नहीं रहे हैं, पूरा अपना कंबल ऐसा कर लिया और नीचे ही देखे जा रहे हैं। कंडक्टर क्या बोलता है कि आपकी शायद गलत फहमी है, ये तो ढंग से कुछ बोल भी नहीं पा रहा है, बच्ची को परेशान कैसे करेगा, कैसे नुकसान पहुंचाएगा, आपकी गलत फहमी है। रिया बोलती नहीं नहीं नहीं, बहुत बार इन्होंने हमें परेशान किए हैं, आप इन्हें अभी के अभी बस से उतारिए। कंडक्टर बोलता है देखिए ऐसा नहीं हो सकता, ऐसे किसी को भी हम बीच रास्ते में बस से उतार नहीं सकते। अब ये सारी चीजें इतनी देर से भैया देख रहे थे। भैया को अपनी बहन के ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास था। भैया बोलता ठीक है, अगर इनको नहीं उतार सकते तो हम सब उतर जाते हैं, रुकवाइए अपनी बस। भैया ने जोर से चिल्लाए और बस को रोकना पड़ा। अभी भी कुछ यात्रियों की नींद खुली थी, बाकी सब सो रहे थे, इग्नोर कर रहे थे या फिर कह लो। बस रुकी और ये सारे के सारे बीच जंगल में उतर गए। अब बोले अब क्या करें। अब सभी लोग सोचे कि थोड़ी आगे चलते हैं, शायद आगे कोई ढाबा आबा दिख जाएगा, वहां बैठेंगे, कोई ना कोई बस आएगी, फिर उसमें चढ़ के शिवसागर की तरफ निकल जाएंगे। अंधेरे रास्ते अंधेरे जंगल में आगे की तरफ बढ़ चले और यही चीज डिस्कस कर रहे हैं कि आखिर वो बूढ़े व्यक्ति ने ऐसा किया क्यों, वो क्या देने की कोशिश कर रहा था रिया के भतीजे को। इन लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। थोड़ी देर चलते चलते ये लोग उस ढाबे तक पहुंच गए और बैठ के दूसरी बस आने का इंतजार करने लगे।
फिर लगभग 1 घंटे बाद एक दूसरी बस आई। ये लोग बस में बैठे और शिवसागर पहुंच ही गए। लेकिन जब ये लोग शिवसागर पहुंचे तो पहुंचने के बाद ये लोगों ने ये पाया कि घर के सारे लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं और इन लोगों को देखे हैं तो काफी ज्यादा खुश हो गए। रिया के भैया और रिया के पापा ने इन लोगों से पूछे भी, आप लोग इतने परेशान क्यों लग रहे थे और हमें देखकर इतने खुश क्यों हो गए, क्या हो गया ऐसा? तो रिया की मासी और रिया के नाना नानी क्या बताते हैं कि भाई हम लोग इसलिए घबराए हुए थे कि जिस बस से तुम लोग आ रहे थे वो बस तो खाई में पलट गई और जितने भी लोग सवार थे सारे लोगों को बहुत खतरनाक चोटें आई और काफी लोगों की मौत भी हुई है। रिया और उसके परिवार वालों ने बात सुने तो दिमाग के परखच्चे उड़ गए। बोले अरे हम तो उस बस से झगड़ा करके उतरे थे, कितने बजे की बात रही होगी, सारी चीज़ें पता करने की कोशिश किए तो ये पता चला कि ये लोग उतरे ही है, वहाँ से लगभग थोड़ी आगे बस गई होगी, 20 मुश्किल से 20 मिनट आगे गई होगी और वो बस आगे खाई में पलट गई। ये लोग बहुत ज़्यादा घबराए। रिया भी सोची कि ये क्या हुआ हमारे साथ। खैर ये वाला दिन जो था सब कट गया। अब अगले दिन शादी होने वाली थी। रात में तकरीबन 2-2:30 बजे रिया की अचानक से ऐसी आंख खुलती है। अचानक से ऐसा झटका लेके, ऐसा होता है ना हम सो रहे, ऐसा झटका लेके आंख खुलती है। ये जहाँ सो रही थी वहाँ पे से कुछ कजन सिस्टर्स भी आराम से सो रही थी। ये अचानक से उठी तो क्या पाई कि जिस घर में ये लोग सो रहे हैं उस घर में बालकनी है। बालकनी में सेम टू सेम वैसे हुलिया वाला एक आदमी खड़ा हुआ है। रिया को कुछ पलों के लिए ऐसा लगा कि शायद घर में इतने सारे लोग आए हुए हैं उनमें से कोई खड़ा है। लेकिन रिया फिर ये देखकर बहुत ज़्यादा घबरा गई कि वो आदमी बिल्कुल भी हिल डुल नहीं रहा है और शायद रिया की तरफ ही देख रहा है। रिया उठी बड़ी हिम्मत करके, कौन हो आप, यहाँ पे क्यों आए हो, ऐसा बोल के आगे की तरफ बढ़ी है तो उसकी शक्ल देखकर बहुत ज्यादा घबरा गई क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि वही वृद्ध व्यक्ति था जो कंबल ओढ़े रिया को बस में मिला था और रिया से हल्दी तेल मांग रहा था। इस बार फिर से वो 2 कदम आगे बढ़ा, रिया के नजदीक आकर बोलता है कि मुझे हल्दी और तेल दे दो, मैं बहुत पीड़ा में हूं। रिया घबराई घबराई पूछती है, वो सब तो ठीक है लेकिन आप है कौन और बार बार मेरे सामने क्यों आ रहे हैं? तो व्यक्ति बोलता है, मैं कोई और नहीं अश्वत्थामा। मुझे ऐसा लगा कि तुम मेरी पीड़ा का कुछ समाधान निकाल के दोगी, लेकिन कोई बात नहीं, चलता हूं। जैसे ही रिया ने ऐसा सुनी झट से उठी। ये एक सपना था। रिया के पूरे रोंगटे खड़े हो गए। रिया को सब समझ में आ गया। पिछली रात को जो बस में मिले थे वो कोई और नहीं स्वयं अश्वत्थामा थे। बस के साथ वो दुर्घटना होने ही वाली थी, विधि का विधान था वो, लेकिन अश्वत्थामा को महादेव ने भेजे थे। ये लोग महादेव की बहुत ज्यादा भक्ति करते थे यार। ये भक्ति पिछली रात को सफल हुई। खुद अश्वत्थामा आए, ऐसे हालात ऐसी परिस्थितियां को क्रिएट किया अश्वत्थामा ने, ये ना चाहकर भी बीच रास्ते बीच जंगल में पूरे परिवार वाले उतरे हैं और थोड़ी आगे बस गई और जो होना था यानी जो बस का पलटना था वो हो गया। अगर ये लोग भी बस में सवार रहते तो इनके साथ भी कुछ भी हो सकता था। अगर अश्वत्थामा ऐसे उनको परेशान नहीं किए होते तो ये लोग बस से उतरते ही नहीं। रिया का पूरा सर घूम गया। रिया भागते हुए अपनी मम्मी पापा की तरफ गई और रात में उठा के सारी बात बताने लगी। सुनकर मम्मी पापा की आंखों से भी आंसू आ गए। फिर भैया को भी पता चला, भाभी को भी पता चला और ये लोगों ने डिसाइड किए कि ये बात को ज़्यादा भी अपने परिवार वालों को नहीं बताना है, शादी का माहौल है वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर शादी वादी हुई, फिर कभी किए होंगे डिस्कस। रिया ने इंस्टाग्राम में मुझे कहानी लिखकर भेजी है, बोली कि पूरी दुनिया को बताइए कि भक्ति में कितनी शक्ति होती है, किस प्रकार से अश्वत्थामा इन लोगों की जान बचाने के लिए आ गए थे। खैर अब तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आप लोगों के हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो।